स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक हमारा समाज और पर्यावरण कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 गुप्त साम्राज्य द गुप्ता एम्पायर। भूमिका पहला गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी, समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 414 ईस्वी, फायान कुमारगुप्त 414 से 455 ईस्वी, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। दूसरा गुप्त काल की आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा, गुप्त काल की उन्नति। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी में भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था और यहाँ पर कोई भी सुदृढ़ केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उत्तर में कुषाणों और दक्षिण के सातवाहनों के साम्राज्य का पतन होने के बाद अव्यवस्था और दिशाहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और भारत बड़ी संख्या में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। ये राज्य हमेशा आपस में युद्ध करते रहते थे। मगध पर लिच्छवियों का शासन था। शक क्षत्रप रुद्रदमन प्रथम का पश्चिम में मालवा और काठियावाड़ के प्रांतों पर शासन था। ऐसी परिस्थिति में ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। यह राजवंश गुप्त वंश कहलाया। भारत के इतिहास में गुप्त वंश का उद्भव विशेष चर्चित है। इस वंश का भारत पर लगभग 200 वर्ष तक शासन रहा। इनके शासनकाल में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति समाप्त हुई और एकीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। गुप्त शासकों के संरक्षण में कला, साहित्य, विज्ञान और उद्योगों का विकास हुआ। इन्हीं कारणों से यह अवधि भारत का स्वर्ण युग कहलाती है। प्रथम शीर्षक पे जो कि है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था जिसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी के मध्य था। श्री गुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया जिसने 280 से 319 ईस्वी के मध्य शासन किया। ये दोनों शासक कहाँ पर शासन करते थे इसकी बहुत ही कम जानकारी मिल पाई है। अगला शीर्षक है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी। घटोत्कच के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में राजा बना। क्योंकि वह घटोत्कच का उत्तराधिकारी था इसलिए उसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा 320 ईस्वी में एक नया संबंध चलाया जिसे गुप्त संबंध कहा जाता है। उसने ही गुप्त वंश की वास्तविक नींव डाली। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। इस विवाह संधि से उसके वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस विवाह के कारण ही वह पाटलिपुत्र को प्राप्त कर पाया था। उसने उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित किया।
चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर स्वयं संन्यास ग्रहण कर लिया। अगला शीर्षक है समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी मगध की गद्दी पर बैठा। वह साम्राज्य विस्तारवादी राजा था। वह गुप्त वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली और योग्यतम शासकों में से एक था। उसके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत वर्णन किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर अशोक का अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की शुरुआत पहले उत्तर व मध्य भारत के राजाओं को हराकर की। उसने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लिया। इससे भयभीत होकर पूर्व के सीमित राज्य बंगाल, असम तथा नेपाल ने स्वयं ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार उसने भारत के बड़े भूभाग को सीधे या अपरोक्ष रूप में अपने अधिकार में ले लिया। वह कभी किसी युद्ध में हारा नहीं। इसी कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने विजयों के बाद अश्वमेध यज्ञ किया तथा राज्य में सोने के सिक्के चलवाए। अगला शीर्षक है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 414 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लगभग 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह योग्य पिता का योग्य पुत्र था। वह अपने पिता के समान ही योग्य तथा शक्तिशाली था। सिंहासन पर बैठते समय उसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की, जिसका अर्थ है सूर्य के समान शक्तिशाली। समस्त गुप्त राजाओं में ये सर्वाधिक शौर्य एवं विरोचित गुणों से संपन्न था। उसने 400 वर्षों से गुजरात एवं मालवा पर शासन कर रहे शकों को हराया तथा शकारी एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन से कर दिया तथा उसकी मृत्यु के बाद वकाटक राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया एवं उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। संस्कृत कवि कालिदास और अमरकोश के लेखक अमर सिंह इसके 9 रत्नों में से थे। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए। और यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। अगला शीर्षक है फायान। फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वह 6 वर्षों तक भारत के बौद्ध स्थलों का भ्रमण करता रहा और बौद्ध अवशेषों एवं बौद्ध साहित्य को अपने साथ ले गया। उसने गुप्त काल की सामाजिक स्थिति का अत्यधिक सुंदर चित्रण किया है। चंद्रगुप्त के शासन की तारीफ करते हुए उसने लिखा है कि वह बहुत अच्छा शासक था। उसके काल में प्रजा सुखी थी तथा लोग संपन्न थे। धर्मशालाओं में भोजन मिलता रहता था। राज्य में चोरी नहीं होती थी।
कर न के बराबर थे तथा अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाता था। मौत की सजा नहीं दी जाती थी। उसने पाटलिपुत्र सहित अन्य शहरों में विशाल अस्पतालों की स्थापना की, जिनमें मुफ्त इलाज के साथ साथ रोगियों के भोजन की भी व्यवस्था थी। लोग अहिंसक, सत्यवादी थे तथा प्याज, लहसुन व शराब का सेवन नहीं करते थे। अगला शीर्षक है कुमार गुप्त 414 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमार गुप्त गद्दी पर बैठा। उसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाईं। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। उसे अपने शासन के आखिरी वर्षों में पुष्यमित्र जाति के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अगला शीर्षक है स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त के सिंहासन पर बैठते ही हूणों का भारत पर आक्रमण हो गया, जिसे उसने बड़े पराक्रम से विफल किया। हूण मध्य एशिया की क्रूर तथा बर्बर जाति के लोग थे। वे जहां जाते थे तोड़फोड़ एवं तबाही मचाते थे। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूणों को रोक दिया, परंतु इनके हमले जारी रहे और बाद के कमजोर उत्तराधिकारियों ने उनके आगे घुटने टेक दिए तथा गुप्त वंश समाप्त हो गया। अगला शीर्षक है शीर्षक 2 गुप्त काल की आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा। आर्थिक दशा। गुप्त काल में कृषि उन्नति की ओर अग्रसर थी तथा नहरों, कुओं, तालाबों व झीलों का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। कृषकों को आवश्यकता पड़ने पर राजकीय सहायता भी दी जाती थी। उन्हें कृषि कर के रूप में उपज का 16 से 25% देना पड़ता था। कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, हाथी दांत उद्योग, धातु उद्योग आदि इस काल के प्रमुख उद्योग थे। इस काल में व्यापार चरम सीमा पर था। स्थल एवं जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। सामाजिक दशा। गुप्त काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इन्हें भूमिदेव कहा जाता था। क्षत्रियों का मुख्य कार्य प्रजापालन, शासन, रण क्षेत्र, देश और धर्म की रक्षा करना आदि था। वैश्य वर्ग वाणिज्य व्यवसाय में संलग्न था। इस काल में वर्ण परिवर्तन की अनुमति थी। परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा को अधिक महत्व दिया जाता था। समाज में बहु विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था और वे शासकीय कार्यों में भी भाग ले सकती थीं। लोग सामान्यतः शाकाहारी थे। वे लहसुन, प्याज तक नहीं खाते थे तथा शराब उपयोग में नहीं लाई जाती थी। गुप्त काल में सूती वस्त्रों का प्रचलन था। संपन्न वर्ग रेशमी वस्त्र पहनते थे। अधोवस्त्र तथा शाल का प्रयोग पुरुषों द्वारा तथा साड़ी, दुपट्टा, चोली एवं लहंगे का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता था। पुरुष पगड़ी भी बांधते थे। स्त्री पुरुष दोनों को आभूषण प्रिय थे। कर्णफूल, मोती, स्वर्ण की मालाएं, कंगन, हार, चूड़ियां, करधनी, पायल तथा भुजबंद आदि इस काल के प्रमुख आभूषण थे। अब हम आते हैं धार्मिक दशा पर। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। गुप्तकालीन नरेशों में
अश्वमेध यज्ञ करने की परंपरा थी। अधिकांश सम्राट वैष्णव धर्मावलंबी थे, किंतु उनके मंत्री सामंत या उच्च अधिकारी शैव धर्म भी मानते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धर्म पालन की स्वतंत्रता थी। इस काल में शक्ति पूजा के रूप में भगवती, भवानी, गौरी, पार्वती, अन्नपूर्णा आदि देवियों की उपासना की जाने लगी थी। इसके अतिरिक्त अन्य देवताओं जैसे गणेश तथा कार्तिकेय की पूजा प्रारंभ हो गई थी। ब्रह्मा भी पूजे जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब हमारा अगला शीर्षक है गुप्त काल की उन्नति। गुप्त काल विभिन्न रूपों में उन्नति की ओर अग्रसर हुआ, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है संगीत एवं साहित्य। गुप्त काल में संगीत को काफी बढ़ावा मिला। समुद्रगुप्त स्वयं एक दक्ष वीणा वादक था, जिसका प्रमाण है उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के, जिस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल में साहित्य की काफी प्रगति हुई। गुप्त सम्राट साहित्य व विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कवि एवं लेखकों को आश्रय दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में कालिदास मुख्यतः हैं, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम तथा कुमार संभवम जैसी विश्व प्रसिद्ध रचनाएं की। शूद्रक और विशाखदत्त इसी समय के संस्कृत कवि थे। शूद्रक ने मृच्छकटिकम और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की थी। पंचतंत्र की कहानियां भी इसी समय लिखी गई। वराहमिहिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की थी। दूसरा है कला। गुप्त काल में मूर्ति कला एवं चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। इस काल में बनाई गई मूर्तियां हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि धर्मों से संबंधित थी। औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था, के पास अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस काल में बनी। इन गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन किया गया था। इसके रंग आज भी फीके नहीं पड़े हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप अजंता व एलोरा की गुफाएं। अगला शीर्षक है शीर्षक 3 शिक्षा एवं विज्ञान। गुप्त कालीन शिक्षा प्रणाली अत्यंत संगठित एवं उन्नत दशा में थी। शिक्षण कार्य गुरुकुल में होता था। वेदों की शिक्षा के साथ साथ पुराण, स्मृति, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, न्याय, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। गुप्त काल की राष्ट्रीय भाषा संस्कृत थी। इस काल में विज्ञान का विशेष विकास हुआ था। आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर इसी समय के वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य की परिक्रमा करती है। यह बात तब कोई नहीं जानता था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ आज तक जंग रहित है। यह उस समय में हुए विज्ञान के विकास के प्रमाण हैं। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ईसा की 3री शताब्दी में भारत में राजनैतिक एकता का अभाव था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी के मध्य था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में राजा बना। समुद्रगुप्त को
उसके विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। गुप्त काल में कृषि उन्नति की ओर अग्रसर थी। गुप्त काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। गुप्त कालीन नरेशों में अश्वमेध यज्ञ करने की परंपरा थी। गुप्त काल की राष्ट्रीय भाषा संस्कृत थी। तो ये था आपका पाठ। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दिया गया अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।